एक एक्स डायरेक्शन का है और एक वाई डायरेक्शन का, ठीक है। इसलिए हम इसको एक्स और वाई डायरेक्शन दो अलग डायरेक्शंस में तोड़ते हैं एंड देन उसको कंबाइन कर देते हैं, तो बन जाता है पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन। सर कर सकते क्लियर? हैं क्या बिना तोड़े? बिना तोड़े कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें तुम्हें एनालिसिस नहीं कर पाओगे तुम कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, समझ रहे हो? तो ये इसलिए किया जाता है जिससे कि तुम एनालिसिस कर पाओ पूरे मोशन का, कि एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस ले ली। ये सिर्फ जो हम करते हैं एक्स एक्सिस लेना और वाई एक्सिस लेना, ये हमारा तरीका होता है मोशन को एनालिसिस करने का। वरना कोई कहता थोड़ी है कि इंटरनेशनल रूल थोड़ी है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस लेना है, यहाँ पर वाई एक्सिस, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्लियर? सर मेरा एक डाउट वैसे था। हाँ बोलो। सर जैसे कि HCV में ग्राफ दे रखा था, तो उसमें हाँ एट एन इंस्टेंट जो कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन था वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। तो सर ऐसा मतलब कैसे, कब होता है, कौन से केस में होता है सर ऐसा? एकदम से निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाना, हाँ अचानक से निगेटिव एक्सेलरेशन, देखो ऐसा हो सकता है कि मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, सडनली तुमने क्या किया, स्टॉप की गाड़ी और रिवर्स गियर लगा दिया, समझ रहे हो? तो वहां पर एकदम से अचानक से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन सर उसमें भी तो थोड़ा बहुत तो टाइम रहेगा ना, ब्रेकिंग जो डिस्टेंस होता है और हाँ स्टॉपिंग वो बात सही है कि तुम्हें एक पूरी एक डिस्टेंस कवर करोगे देन उसके बाद रिटार्डेशन शो हो पाएगा। लेकिन अचानक से एक्सेलरेशन चेंज हो जाना, इसका जो एग्जांपल है वो हम डेली लाइफ में कैसे सोचें कि सडनली एक्सेलरेशन चेंज हो गया। देखो वैसे तो तुम जानते ही हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन सडनली चेंज होते रहते हैं, समझ रहे हो? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर हम एग्जांपल लें तो ये कह सकते हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो हर इंस्टेंट में सेम नहीं है, वो बदलता जा रहा है। तो डेली लाइफ में अचानक से एक्सेलरेशन पॉजिटिव से निगेटिव हो जाना, जिसके लिए थोड़ा सोचना होगा हमें, थोड़ा कुछ एग्जांपल्स जैसे ही मुझे आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। नाम क्या है? सर रौनक। रौनक। रौनक सोचना, अगर तुम्हें आए तो बताना, मेरे को आएगा तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है? कि डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं कौन। हेलो सर, मेरा हाँ डाउट था सर, आपने हाँ सर बोलो। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज बताई थी, हाँ बिल्कुल। उसमें सर हमने इन डी आर, इंक्लाइन। यस सर, हमने सर डी आर एक्स हाँ एक्स डैश अपॉन डी थीटा किया था इक्वल 0। हाँ सर उसमें सर बिल्कुल। मैक्सिमम, सर उसमें मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट लग रहा है सर, और वो हमें पढ़ाया नहीं गया है, तो सर आप प्लीज उसे मतलब एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा ऊपर ऊपर से? देखो ऊपर ऊपर से बस इतना एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो एक्चुअल में होता क्या है, स्लोप निकालते हैं। सो अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज का मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे तो एट द मैक्सिमम पोजीशन स्लोप कितना मिलेगा, स्लोप मिलता है 0। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एट द मैक्सिमम कंडीशन जो आर डैश का स्लोप है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, उसको क्या कर रहे हैं 0, जिससे हमें पर्टिकुलर कंडीशन मिलेगी आर मैक्स की। ये चीज तुम पढ़ोगे तो अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, समझ रहे हो तनिष? तो फिलहाल के लिए तो इसको तुम याद रख सकते हो कि जब भी मैक्सिमम मिनिमा निकाला जाता है डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। चलो सर तो ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। सर तो आज हाँ सर जो आप मैंने पूछा था सर आपसे कि वो जो इंक्लाइन प्लेन होता है वो ग्राउंड के साथ जो अल्फा एंगल बनाता है वो ग्रेविटी वाई डैश एक्सिस से बनाती है, वो कैसे होता है सर? देखो जरा ध्यान से, ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लगेगी और डाउनवर्ड रहेगी हमेशा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस अल्फा। तो अगर तुम इंक्लाइंड प्लेन जो है उससे अगर ये वाला एंगल देख रहे हो तो 90 माइनस अल्फा, और अगर तुम वर्टिकल एक्सिस वाला देख रहे हो तो दिस इज अल्फा। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? ओके सर, ओके, क्लियर है। क्लियर, ठीक। चलो और किसी का कुछ पूछना है तो पूछ सकता है जल्दी से विद इन। ओके टाइम हो गया है वैसे, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। आई थिंक सारे बच्चे कनेक्टेड हो चुके हैं और ठीक है। सो वी विल फर्स्ट
discuss some questions on the basis of inclined plane, and then we will do sheet. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं शीट में से करवाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले हम इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल को खत्म करेंगे कुछ सम स्पेशल कंडीशन से। तो सम स्पेशल केसेस। सर हाँ सर एक बार प्लीज रिवाइज करा दीजिए जल्दी से थोड़ा। वो आपने बताया था बाइसेक्टर वाला, एक जो थीटा बनता है वो बाइसेक्टर होता है। प्लीज सर, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ सर। वो ये था कि एक इंक्लाइंड प्लेन अगर है और अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम रेंज चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कितना एंगल से इसको प्रोजेक्ट करें, ये थीटा। तो ये कितना एंगल आएगा, ये एंगल आया था, ये कितना हो गया, ये अल्फा है, समझ रहे हो। तो देखो ये अल्फा है, तो मुझे ये थीटा निकालना था फॉर द मैक्सिमम रेंज। तो हमने क्या किया था, ये थीटा फॉर द मैक्सिमम रेंज कितना आया था, कोई मुझे बताएगा? π/2 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2। ये देखो ये π/2 माइनस अल्फा कौन सा एंगल है? अगर हम बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस ले लें तो दिस एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, π/2 माइनस अल्फा, और डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं। इसका मतलब है कि इस पूरे एंगल का आधा एंगल, ये दिस इज आधा एंगल, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। कितना? π/2 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2। तो देखो ना, ये इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर ही तो है। और ये एंगल किसके बीच का है? ये एंगल है वर्टिकल एक्सिस और इंक्लाइंड प्लेन के बीच का। दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर हुआ? ओके सर, क्लियर सर। क्लियर। चलो अब माइक ऑफ कर लो सभी लोग, और अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन से। तो सम स्पेशल केसेस, ठीक है। पहला केस है फॉर द इंक्लाइंड प्लेन, फॉर द इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। इसके लिए कुछ स्पेशल केस हम देख रहे हैं फॉर द इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। और पहला केस है टू इंक्लाइन perpendicular to the plane या to the inclined plane, so चलो इधर नहीं, इधर बनाता हूं मैं। मान लो कि एक इंक्लाइंड प्लेन हमने ले लिया, दिस इज आवर इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज द एंगल अल्फा, और यहां से हमने एक बॉल प्रोजेक्ट की, और ये देखो ये कैसी गिरनी कैसी चाहिए, परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर कैसे गिरेगी? ऐसे गिरेगी, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर गिर रही है। ये एंगल कितना बन रहा है यहां पर परपेंडिकुलर के लिए? 90 डिग्री। तो ये ऐसे अगर गिरती है, और मान लो कि मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है u मीटर पर सेकेंड से, एंड दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। सो अगर हम परपेंडिकुलर गिराएं इंक्लाइंड प्लेन पर, तो कंडीशन क्या आनी चाहिए? व्हाट शुड बी द कंडीशन? बता सकते हो? सबसे पहले तो इसको हम नाम दे देते हैं एक्स डैश, और ये हमारी एक्सिस कौन सी हो गई? वाई डैश। तो बताओ कंडीशन क्या होनी चाहिए जिससे कि ये परपेंडिकुलर गिरे? यहां की जो वेलोसिटी है बॉल की, तो देखो जरा ध्यान से, पूरी की पूरी वेलोसिटी वी वाई डैश में है, वी एक्स डैश के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? 0। सोच लो। तो कंडीशन अगर हम देखें तो वी एक्स डैश कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फॉल। जब ये गिर रहा होगा इंक्लाइंड प्लेन पर, तो यहां पर वेलोसिटी अलोंग एक्स डैश कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। पूरी की पूरी वेलोसिटी किसके अलोंग आ गई है? वाई डैश के अलोंग। तो दिस शुड बी द कंडीशन। सो अगर हम ये कंडीशन लिखते हैं कि वी एक्स डैश शुड बी 0, सो अब अगर मेरे से पूछा गया कि बताइए रिलेशन कितना आएगा थीटा और अल्फा में, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? जरा ध्यान से देखो। बाय द इक्वेशन, चलो तो देखो जरा, फॉर द रिलेशन बिटवीन
थीटा एंड अल्फा, हम कौन सी इक्वेशन लगाएं? हम लगा सकते हैं इक्वेशन 1, कौन सी? अलोंग द एक्स डैश, इक्वेशन 1 अलोंग द एक्स डैश, क्योंकि मुझे एक्स डैश के बारे में जानकारी है। तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूं फर्स्ट वाली, वी एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस ए एक्स डैश इंटू टी। सो अब जरा देखो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है? वी एक्स डैश 0, यू एक्स डैश कितनी है? यू कॉस थीटा। वेलोसिटी अलोंग एक्स डैश कितनी है? यू कॉस थीटा। ए एक्स डैश कितना है? फिर से मैं बता देता हूं, ए एक्स डैश जी साइन अल्फा, वो भी माइनस का। तो देखो ये आ गया जी साइन अल्फा और इस तरफ आ गया कितना? जी कॉस अल्फा। तो माइनस का जी साइन अल्फा इनटू पूरा टाइम कितना लगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। और वेयर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है? 0 इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस जी साइन अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। यहां टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन सा एक्सेलरेशन आता था? अलोंग वाई डैश। तो यहां से हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है? देखो u से u गया, सब कैंसिल हो गए, और कंडीशन यहां से दिख रही है मुझे, g से g कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 0 इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, क्या बन गया? टेन अल्फा। ठीक है, और ये बन गया साइन थीटा। अच्छा एक मिनट, हाँ तो देखो यहां से अगर हम कंडीशन देखें तो एक 2 बच रहा है, तो यहां से कंडीशन क्या आ गई है? 2 टेन अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा का जब मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास बन रही है कंडीशन टेन थीटा इंटू टेन अल्फा, और ये 2 नीचे ले आता हूं तो 1/2। दिस इज द कंडीशन, ये रिलेशन आ गया। ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसको तुम चाहे जैसे कर सकते हो, अपने तरीके से भी कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो पूछो। हाँ एकता बताओ। इस पार्ट को रिपीट कर देता हूं मैं, जरा ध्यान से देखो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है? अलोंग एक्स डैश 0, तो ये 0। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डैश कितनी रहती है? इसके अलोंग, दिस इज यू कॉस थीटा, और इसके अलोंग क्या रहती है? यू साइन थीटा। सो यू कॉस थीटा माइनस ए एक्स डैश कितना है? जी साइन अल्फा। और पूरे टाइम के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट लग गया, तो टी की जगह कैपिटल टी। कैपिटल टी होता है कितना है? 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। इसको यहां रख दिया। इसको यहां रखने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स किया है। साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा को टेन अल्फा लिख लिया, 2 टाइम्स है ही, साइन थीटा को साइन थीटा रखा, इसको इधर लेके आ गए, तो 2 टेन अल्फा और साइन थीटा को कॉस थीटा के नीचे कर दिया, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन गया? कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा को मैं इधर ले आया टेन अल्फा के पास, और 2 को नीचे ले आया, तो टेन अल्फा इंटू टेन थीटा क्या बन गया? 1/2। सर क्या सर वो 1/10 थीटा सर आपने जो अभी बोला जस्ट 10 थीटा को नीचे लेके आया? कॉट थीटा को क्या लिख दिया? 1/10 थीटा। ओके सर।
और टेन थीटा को टेन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को मैंने 1/2 लिख दिया यहाँ पर। ओके चलो, तो ये एक कंडीशन थी जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलरली गिर रहा है। तो एक स्पेशल केस ये था। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। चलो, तो मेरे ख्याल से अब तुम सारे केस कर लोगे, अब कुछ छोड़ो ये सब, अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलो क्वेश्चन करके बताओ मुझे। एक मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज एंगल, ये दिया है हमें अल्फा, ठीक, और एक बॉल u मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट की गई ऐसे, और दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, और अब आपसे पूछा गया फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल along inclined plane। दूसरा पूछा गया आपसे वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ हिट। दोनों क्वेश्चंस लिख लो जल्दी से। u मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट की गई, और ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है डाउन द प्लेन वाला, डाउन द इंक्लाइंड वाला। तो डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइंड पूछा गया है और वेलोसिटी पूछी गई है एट द टाइम ऑफ हिट। तो कैसे करेंगे जरा देखो ध्यान से। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें अगर इस मोशन को स्टडी करना है तो कैसे करना होगा, जरा ध्यान से देखो। हमारी जो एक्सिस है, समझ रहे हो, जो एक्सिस है उसको हमने मान लिया कि यहां से प्रोजेक्ट किया गया है, तो दिस इज अवर वाई डैश एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स डैश एक्सिस। क्लियर? हमने एक्सिस मान ली और यहां से हमने प्रोजेक्ट किया इसको, कितने से? u मीटर पर सेकंड से। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। सो अब मैं अलोंग, अगर मुझे डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द प्लेन चाहिए, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल है अल्फा, तो मैं एक्स डैश वाला मोशन देखूंगा। तो पहला पार्ट, फॉर द डिस्टेंस अलोंग द प्लेन मुझे देखना होगा अलोंग द एक्स डैश, अलोंग द एक्स डैश। ठीक है, सो अलोंग द एक्स डैश अगर हम देखें तो हमारे पास यू एक्स डैश कितना है? हमारे पास है u cos थीटा। हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है अलोंग एक्स डैश? तो एक्सेलरेशन देखो जरा, यहां एक g रहता है, g का एक कंपोनेंट इधर रहेगा, एक कंपोनेंट इधर रहेगा। तो अलोंग एक्स डैश कितना कंपोनेंट रहेगा? g साइन अल्फा, और इस तरफ कितना कंपोनेंट रहेगा? g cos अल्फा। ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल 90 माइनस अल्फा। तो ए एक्स डैश कितना हो गया? g साइन अल्फा। ठीक है, सो अब अगर ये बॉल यहां जाके यहां गिरती है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा जो डिस्टेंस है ये पूरा, दिस इज एक्स एक्स डैश अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। मैंने कितना डिस्टेंस मान लिया? एस एक्स डैश। सो मैं इक्वेशन 2 लगाऊंगा और एस एक्स डैश निकालूंगा। सो एस एक्स डैश अगर हम लगाएं तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? यू एक्स डैश इनटू टोटल टाइम, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ ए एक्स डैश इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर। तो चलो अभी तो सिर्फ मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, अब मैं इक्वेशंस में वैल्यू पुट करूंगा। सो अब एस एक्स डैश मेरे को निकालना है, तो यू एक्स डैश कितना है? u cos थीटा, ये मैंने लिख लिया u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स डैश कितना है? g साइन अल्फा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर। अच्छा, बता सकते हो वेयर? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिख दूं मैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिख दूं?
2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। वेरी नाइस, यही चाहता हूं मैं, बस इतना ही चाहता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा बहुत ही सिंपल सा, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। इसको यहां पुट कर देना दोनों तरफ, तो हमारे पास एस एक्स डैश निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो देखो जरा कितना सिंपल सा है, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो गया g sin अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट को रख दो यहां पर 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, सिंपल, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं। नोट करो, ये पहला पार्ट हो चुका है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ बोलो। सर अगर हम किसी बॉल को इंक्लाइंड प्लेन से बहुत कम वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंके तो सर वो इंक्लाइंड प्लेन पे इंक्लाइंड प्लेन पे सर बहुत जल्दी सर आ जाएगी सर, लेकिन उसकी हाँ। डिस्टेंस तो सर ज्यादा होगी ना सर, क्योंकि वो इंक्लाइंड प्लेन पे तो नीचे अपने आप चली जाएगी सर। अरे तो हमें तो सिर्फ कब तक की देखनी है डिस्टेंस, सिर्फ यहां तक की, समझ रहे हो, सिर्फ यहां तक की। जब ये पहली बार गिरा होगा, फिर इसके बाद तो वो आगे जा रहा होगा, वो नहीं देखना है, नहीं तो ऐसे तो इनफाइनाइट हो जाएगी, समझ रहे हो। हमें सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन पर ही देखना है कि भाई कितना डिस्टेंस ये चला इंक्लाइंड प्लेन पर, बस। तो अलोंग द इंक्लाइंड, ध्यान रखना, अलोंग द इंक्लाइंड कितना चला, एस एक्स डैश। वैसे तो हाँ सर हम उसे अनडिफाइंड कह सकते हैं ना। अरे सर क्योंकि सर हमें आगे तो ये पता है सर बॉल गई है, बट हमें ये नहीं पता होगी पर वो रुकी तो होगी ना कहीं जाके। नहीं तो तुम्हें सिर्फ यहीं तक का निकालना है। जब भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, तो यहीं तक का निकालना। ओके। हेलो सर। हाँ बोलो। ये सर मुझे आपने कंपोनेंट निकाले वो समझ में नहीं आया सर। कंपोनेंट कौन से के निकाल दिए मैंने? सर वो मतलब निकाले हैं ना जी तो जी का कंपोनेंट निकालना अभी तक नहीं आया? नहीं सर, वो तो जानता हूँ बताओ जल्दी से। ये बताओ, ये अल्फा है तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा। तो इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, जी साइन अल्फा। और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो 90 माइनस अल्फा है, तो ये अल्फा हो गया। तो इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा, जी कॉस अल्फा। नहीं आया? यस सर, यस सर। ये आ गया? यस सर, यस सर। और ये u है तो इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा, u cos थीटा, और इस तरफ कितना आएगा, u sin थीटा। नहीं सारा क्लियर था, थोड़ा सर। चलो कोई बात नहीं। हाँ सर वो जी कॉस थीटा, जी कॉस अल्फा सर, वो वाई एक्सिस के अलोंग लिया ना एक्सेलरेशन, वाई डैश के अलोंग, वो टी निकाल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। सर मैंने साइन थीटा ले लिया था, इस वजह से थोड़ा गलत आ रहा था। क्यों ले लिया था? साइन अल्फा ले लिया था सर, एक्सेलरेशन गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। यस सर, ओके सर। ध्यान रखो यार। चलो अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सेकंड पार्ट, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम। यहां पर जब वो गिरा यहां से, तो इसकी वेलोसिटी हमें चाहिए। तो वेलोसिटी किस किस के अलोंग होगी, अलोंग एक्स डैश होगी और अलोंग वाई डैश। तो चलो अलोंग एक्स डैश निकालो और अलोंग वाई डैश कैसे निकालेंगे, सोचो। तो अलोंग एक्स डैश अलग अलग कर लो एंड अलोंग वाई डैश। तो अलोंग एक्स डैश अगर हम देखें तो ये वेलोसिटी कब की है, जब एक टाइम ऑफ फ्लाइट लग गया पूरा। तो वी एक्स डैश दैट इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस ए एक्स डैश इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टी लिख लेता हूं यहां पर, वी वाई डैश इक्वल टू यू वाई डैश प्लस ए वाई डैश इंटू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी अलोंग एक्स डैश, यू कॉस थीटा। तो ये लिख दिया यू कॉस थीटा। ए एक्स डैश कितना था, जी साइन अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लिया हमने, चलो तो जी साइन अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी नाम दे देता हूं। इसी तरीके से वी वाई डैश जब निकालोगे तो दिस इज यू साइन थीटा। ए वाई डैश बता दो जल्दी से, कितना लिख दूं, जल्दी से बता दो ए वाई डैश। प्लस माइनस
माइनस, बिल्कुल सही है, माइनस का जी साइन अल्फा जी कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है तुम्हारे पास u साइन थीटा माइनस का जी कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ गया। तो अब हमारे पास दोनों एक्सिस के अलोंग वेलोसिटीज आ चुकी हैं। इसका मतलब है ये जो बॉल है इसके पास एक होगी वी एक्स डैश डायरेक्शन में और एक होगी हमारे पास वी वाई डैश डायरेक्शन में, पर वी वाई डैश जो आएगी वो निगेटिव आएगी। तो देखो जरा ध्यान से, सो हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए वो नीचे की तरफ होगी एक वी वाई डैश, क्योंकि ये बॉल नीचे की तरफ गिर रही होगी। तो वी वाई डैश ऐसे में है, वी एक्स डैश ऐसे में है। इनका अगर रिजल्टेंट पूछा जाए तो दिस इज द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड अगर हमसे पूछा जाए तो बताओ कितना लिख दूं मैग्नीट्यूड? कितना लिख दें हम मैग्नीट्यूड? हाँ बिल्कुल, वी एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वी वाई डैश का होल स्क्वायर, खत्म। टाइम ऑफ फ्लाइट तुम जानते ही हो, कितना लिखना होगा? वेयर टी इज 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो बाकी तुम सॉल्व करते रहना, यहां से आंसर आ जाएगा। आंसर इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ अभी करेंगे हम शीट के क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा यू स्क्वायर प्लस 2g साइन अल्फा। अच्छा छोड़ो, चलो इसके चक्कर में मत पड़ो, रहने दो। अल्फा और थीटा दिए जाएंगे, रख देना, आंसर आ जाए। अगर वेक्टर्स में दिक्कत है, हाँ बोलो। सर हमें आंसर रिजल्टेंट में ही देना पड़ेगा? अगर उसने स्पीड पूछ लिया तो ये, वरना तुम क्या दे दोगे आंसर कि भाई वी एक्स डैश आएगा अलोंग एक्स डैश एंड प्लस वी वाई डैश आएगा अलोंग वाई डैश, ये दे देना फाइनल आंसर अलोंग वेलोसिटी। समझ रहे हो? अगर स्पीड पूछ ली तो फिर ये आएगा अंडर रूट के अंदर, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। चलो सो अब आते हैं हम शीट के ऊपर। देखो इंक्लाइंड प्लेन यहां पर हम बाइंड अप कर दिया, और अब जरा देखो शीट के प्रोजेक्टाइल क्वेश्चंस निकालो, जरा प्रोजेक्टाइल मोशन निकालो, और उसके हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर द कंसेप्ट क्लियरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन बन रहा है 111। ये क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, देखो जरा। एक बॉल जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 2 इंटू अंडर रूट जी एच, और ये जो बॉल है ये किसी एच हाइट पर जाती है, ठीक है, और दोबारा से ये यहां आती है ऐसे में, और फिर से हाइट कितनी है इसकी? एच। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2h। जरा देखो ध्यान, हमसे पूछा गया कि ये जो टाइम लग रहा है यहां से यहां तक जाने में, ये कितना होगा? पुष्पेंद्र, मैंने देख लिए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, मैं करा रहा हूं, अब जरा ध्यान से इधर देखो। एकता, ये क्वेश्चन कितनों ने ट्राई किया है? ये वाला 111 नंबर, किसी ने किया है तो आवाज दो। सर हाँ सर ये 112 क्वेश्चन है ये। कौन सा है ये? 112 है? यस सर। चलो तो 112 ले लो, ठीक है। एक मिनट में शीट निकाल ही लेता हूं।
हाँ ये 112 बिल्कुल। तो 112 वाला पहले कर लेते हैं। तो 112 वाला किया है सभी ने? यस सर। देवगुरु आंसर आ गया? चलो जानते हैं जरा। देवगुरु माइक ऑन करो। यस सर। देवगुरु कैसे किया इस क्वेश्चन को? सर आपने सर बताया था कि 2 इंस्टेंसेस पे है ना हाइट सेम रहती है, एक T1 एक T2। तो हाँ। उसके लिए सर इक्वेशन निकाल सकते हैं हम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की उससे वाई एक्सिस के अलोंग लगा के। हाँ। उससे सर हमें T1 प्लस T2 मिल जाएगा 4√g(h sin थीटा अपॉन g, और T1 T2 मिल जाएगा हमें 2h अपॉन g। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो बिल्कुल सर हमें समझ गया मैं, निकालना है समझ T2 माइनस T1 कि जिस टाइम तक वो ऊपर रहा h से। तो सर उसके हमें लिए टाइम हम निकालना है ये वाला, हाँ इन इसी की कह रहा दोनों हूँ के सर बीच में। हाँ तो T2 माइनस T1। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बात है। तो उसके लिए ठीक है। सर एक T2 माइनस T1 की वैल्यू हमें इन दोनों से निकाल सकते हैं, √d हाँ अपॉन ए क्वाड्रेटिक में आपने बताया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत और बढ़िया, एक T2 T-1 सर हम x एक्सिस के अलोंग से भी निकाल सकते हैं। बहुत ये बढ़िया, जो टाइम है गुड, T2 माइनस T1 इसमें इसने 2h डिस्टेंस कवर की होगी। बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। तो उससे सर हमारा जो इक्वेट करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा हमारा 1/2, बहुत अच्छे, शाबाश, और वेरी उससे नाइस। फिर T2 माइनस T1 में cos थीटा पुट कर देंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो देखते हैं कैसे करें। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो जरा देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि h मतलब जो y डिस्टेंस पे है, अलोंग y डैश देखूंगा मैं पहले, अलोंग दी y एक्सिस। तो दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज अलोंग x एक्सिस। तो पहले हम मोशन देख रहे हैं अलोंग दी y एक्सिस। तो अलोंग दी y एक्सिस में अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं sy इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो यहां पर sy अगर h ले लेता हूं, h तो h तो 2 बार है डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी y एक्सिस। तो हमारे पास 2 टाइम आने चाहिए। तो देखो uy कितना लिख लेता हूं मैं, u साइन थीटा, मान लो ये थीटा है प्रोजेक्शन एंगल, इंटू टाइम प्लस हाफ माइनस का g इंटू टी का स्क्वायर। यहां से मेरी टाइम में क्वाड्रेटिक बन रही है, और ये क्वाड्रेटिक मैंने पहले भी बनाई थी। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं जल्दी। 2h इक्वल टू दैट इज 2u साइन थीटा इंटू टी एंड माइनस जी टी स्क्वायर। दिस इज अ क्वाड्रेटिक। इसको और अच्छे से लिख लेता हूं। तो जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस का 2h दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होंगे, एक होगा T1 और एक होगा T2। 2 रूट्स होंगे। T1 कौन सा टाइम होगा, जो h के लिए लगा, और दोबारा जो T2 लगा वो इस वाले h के लिए लगेगा। तो दिस इज फॉर T2। तो हमें कौन सा टाइम चाहिए, हमें इन दोनों के बीच का टाइम चाहिए। तो ये टाइम कौन सा हो गया भाई, T2 माइनस T1। तो मैं जानता हूं इस क्वाड्रेटिक के अगर मैं रूट्स लिख रहा हूं T1 और T2, तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स ये मुझे चाहिए, दैट इज T2 माइनस T1। तो ये डिफरेंस ऑफ द रूट्स हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। जल्दी से बताओगे क्या लिखे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आया था, 4a या 2a देवगुरु? यही करते हैं, b बाई √d ए, अपॉन ए। हाँ √d अपॉन ए, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से अगर हम क्वाड्रेटिक देखें तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली क्वाड्रेटिक। तो हमारे पास a आ गया, हमारे पास b आ गया, हमारे पास c भी आ गया। तो इसको जब हम पुट करेंगे यहां पर तो क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस a कितना है g और c है 2h, तो g इंटू 2h और डिवाइड बाई a कितना है g। यहां से आ गया हमारे पास T2 माइनस T1 जो कि हमें चाहिए। तो T2 माइनस T1 कितना आ गया है, ये आ गया है अंडर रूट के अंदर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 8gh एंड डिवाइड बाय g। अच्छा u कितना दिया है, 2 अंडर रूट जी एच। तो जब मैं इसको रख दूंगा यहां पर u स्क्वायर कितना हो जाएगा 4gh
तो ये बन जाएगा 16 और 16 माइनस 8 कितना बन जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 8GH पूरा। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 8, 8GH। और सॉरी यहां से देखो 16 साइन स्क्वायर थीटा या फिर 16GH साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8GH, ये लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा नहीं हटेगा, सिर्फ यू स्क्वायर हट रहा है। ओके, सो यहां से डिवाइड बाय क्या हो जाएगा जी। पहले ये नोट कर लो जल्दी से, टाइम दे रहा हूं मैं आपको 15 सेकेंड। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कैसे निकाला? ये कितना है h, वाई एक्सिस में हम कितना ऊपर उठे हैं बताओगे जरा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इसका कोऑर्डिनेट हो गया, हाँ अगर यहां से कुछ x डैश मान लो तो x डैश कॉमा h, तो y में कितना ऊपर उठे हैं h, इसलिए y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h। सर फिर वो 2 टाइम हमने ऐसा किया इसलिए 2h, क्योंकि 2 बार डिस्प्लेसमेंट h आया है ना। ओके सर। एक बार जाते समय, असेंडिंग करते समय और एक बार डिसेंडिंग समय। चलो, तो यहां से हमारे पास T2 माइनस T1 आ गया इस फॉर्म में। और एक हमें T2 माइनस T1 कहां से मिलेगा? तो देखो, एक तो हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन, यहां से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और अलोंग x डैश, अब मैं अलोंग x डैश अगर देखूं तो मेरे पास ये जो 2h का डिस्टेंस है, 2h हाइट्स के बीच का, यहां पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो हमेशा सेम रहती है, जो कि नीचे रहेगी। तो दिस इज u cos थीटा, तो यहां पर भी क्या रहेगी u cos थीटा। तो यहां से यहां तक का टाइम अगर T2 माइनस T1 लिया था तो T2 माइनस T1 यहां कितना आ जाएगा, दैट इज 2h अपॉन u cos थीटा। ठीक है, सो दिस इज, और 2h अपॉन u की जगह कितना रख दूं 2 इंटू अंडर रूट GH, और यहां से आ जाएगा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ये आ गई इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो पहला वाला T2 माइनस T1 कितना आया था, जल्दी बताओगे कितना आया था? अंडर रूट 16GH साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8GH अपॉन, हाँ, माइनस 8GH अपॉन जी, एंड दैट इज इक्वल टू 2। और ये कितना बन जाएगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, और रूट h अपॉन रूट जी और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा यहां से भी एक जी अगर हम कॉमन ले ले तो देखो, रूट h से रूट h कैंसिल हो गए, ये सब h कैंसिल हो गए, और रूट जी से ये सब जी कैंसिल हो गए। बचा क्या? अकेला बचा है अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं, बताओगे कितना आएगा? एक चीज रह गई, यहाँ 16 है और यहाँ 8 है। एक मिनट रुको जरा, ये 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8, तो 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कितना बढ़िया, मतलब अलग तरीके की इक्वेशंस बन रही हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम थीटा के बारे में सोचे तो थीटा क्या हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से? कोई बताएगा मुझे कैसे निकालेंगे? देवगुरु बताओ, थीटा कितना आया था? सर cos थीटा बराबर 1/2 आया था, मतलब थीटा 60 आया था। बाय क्वाड्रेटिक बनेगी सर। हाँ बिल्कुल, बाय क्वाड्रेटिक बनेगी, बिल्कुल सही है।
तो देखो जरा कैसे बनेगी बाय क्वाड्रेटिक, इसको लिख लो 16 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 16 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से लिख लेना कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इक्वेशन जो बनती हुई दिख रही है, इक्वेशन जो बनती हुई दिख रही है यहां से 16, ठीक है, और माइनस का 16 कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये बनी हमारी इक्वेशन फाइनली 16 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 8। हाँ सर वहां पे 16 cos स्क्वायर थीटा आएगा सर, जो आपने 16 लिखा है। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहां पर आएगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बन रहा है यहां से क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कॉस थीटा। सो अगर हम चेक करें कॉस थीटा 16/16, सर cos की पावर 4 थीटा के सामने माइनस आना चाहिए ना। मैंने माइनस, अच्छा यहाँ प्लस कर लेना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ माइनस कर लेना। मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो यहां से अगर हम देखें तो कॉस थीटा कितना आ रहा है, -8/4 + 1। हाँ जी, तो यहां से अगर तुम चेक करो, एकता क्या बात हुई? नथिंग। तो यहां से हमारा जो कॉस थीटा आ रहा है वो आ जाएगा 1/2। कॉस थीटा निकल के आएगा 1/2, और थीटा कितना हो जाएगा यहां से 60 डिग्री। थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन देख रहे हो तुम, फिजिक्स कम है मैथमेटिक्स ज्यादा है, और मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग नहीं रही तो फिजिक्स कहां से बनेगी। फिजिक्स का तो पार्ट सिर्फ छोटा सा था कि भाई SY लिख लिया और SX लिख लिया और ये टाइम निकाल लिए, बाकी अब ये बाय क्वाड्रेटिक वगैरह सब मैथमेटिकल पार्ट है। तो यहां से कॉस थीटा आ गया हमारा 1/2, और थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो थीटा अगर 60 डिग्री आ गया तो अब मैं इस वाली इक्वेशन, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो देखो जरा, अब मैं जल्दी से यहाँ टाइम दे रहा हूं आपको 12 सेकेंड। अगर किसी को समझ नहीं आया तो बिंदास होकर बिना एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन आपको पूछना है। हाँ बोलो। वो सर इक्वेशन नंबर सेकंड को एक बार रिपीट कर दीजिए सर। ये बताओ 2h डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कितनी वेलोसिटी से कवर करेगा ये? क्या इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नो सर। तो सिर्फ एक वेलोसिटी है इसके पास, कितनी, u cos थीटा। यस सर। तो टोटल टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में अलोंग x डैश 2h अपॉन u cos थीटा। ओके सर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। कमाल है, ये नहीं आया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो सर मैं पता नहीं सर, ओके थैंक यू सर cos थीटा माइनस का 1/2 भी तो आ सकता था। बिल्कुल आ सकता था, लेकिन माइनस में क्यों लेंगे जब थीटा हमें पता है कि एक्यूट होना चाहिए। ओके सर। सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में। फिगर गिवन नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो ऐसे ही होगा ना, थीटा एक्यूट के लिए। सर अगर हम इस एरो को सर उतना घुमा दें, फिर ऐसे भी तो इसका उल्टा भी तो ऐसे हो सकता है। तो फिर वो ऐसे जाता, फिर वो ऐसे जाएगा, समझ रहे हो? सर ऐसे भी तो पॉसिबल है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो तुम ऐसे फेंकते हो पत्थर पीछे की तरफ? फेंक लेते हैं सर कभी कभी। नहीं फेंक तो लेते हो,
लेकिन मुझे ये बताओ कि जब तुम वेलोसिटीज लिखते हो तो फिर तुम ये वाला एंगल लिखते हो या ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल लिखोगे या एक्यूट वाला? सर एक्यूट लिखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एंगल लिखा जाता है वो एक्यूट एंगल लिखा जाता है। यस। क्योंकि जो तुम वेलोसिटीज लिख रहे हो यू कॉस थीटा वगैरह, उसमें थीटा तुम ऑब्ट्यूज वाला थोड़ी लिख रहे हो, एक्यूट वाला ही लिख रहे हो। ओके सर। 70 तो सही बात है, कैसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें वेलोसिटीज लिखनी होंगी एक्यूट एंगल के साथ। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? अब हमारे पास u cos थीटा आ गया, यानी थीटा आ गया। तो अब मैं आंसर के लिए कौन सी इक्वेशन यूज कर लूं? फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन जो हमें टाइम चाहिए t2 माइनस t1, वो कितना आ जाएगा? 2h अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, या फिर इसको सॉल्व भी कर लिया था हमने, ये बचा था ट्वाइस ऑफ 2 से 2 गया अंडर रूट h अपॉन g, और cos थीटा कितना है? 1/2, तो 1/2 2 पर पहुंच गया। दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए करवाया है मैंने। इसकी दूसरी अप्रोच भी हो सकती है, जिसको आए वो ग्रुप पर पोस्ट कर सकता है। तो सर मैंने दूसरी अप्रोच सीखी है सर, मैं एक बार मैं डाल दूं ग्रुप पे? बिल्कुल बिल्कुल डाल देना, सभी लोग देख पाएंगे इसको। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 111, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। 111वां नंबर क्वेश्चन का, two balls of same mass are thrown horizontally in opposite directions, their velocities are mutually perpendicular। वेलोसिटीज कैसी क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर या स्केलर? जल्दी से कमेंट करके बता दो। वेक्टर। वेक्टर होती हैं। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, कोई बता सकता है? डॉट प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो और 90 डॉट एंगल। प्रोडक्ट, बिल्कुल, एंगल 90 हो गया तभी तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। इसका मतलब है कि हमें वेलोसिटीज का डॉट प्रोडक्ट क्या करना है? जीरो। तो दो पार्टिकल्स है, दोनों का प्रोजेक्ट किया गया अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। हेलो सर। एक हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। हाँ बोलो सर, आपकी वीडियो पता नहीं कि मतलब थोड़ा अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ी सी वॉइस भी थोड़ा। क्या ऐसा हो रहा है सभी के साथ? सर बीच में सर रुक रही है सर, ये सर। अच्छा बीच में रुक रही है, एक मिनट। अब रुके तो बताना, ठीक है? अभी भी रुक रही है क्या? हाथ मूव करते हुए दिख रहा है? सर अभी तो क्लियर है। क्लियर है, चलो रुके तो बताना। तो ये V1, तो देखो दो पार्टिकल्स हैं, दोनों को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है? और अब हमसे बोला गया कि कितने टाइम के बाद ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव करेंगे, और फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो देखो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ये वाला पार्टिकल ऐसे जाएगा, इनकी वेलोसिटी किसी समय पर ये हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v1। ये फिगर अगर तुम बना लेते हो तो ही फिजिक्स सीख पाओगे, वरना नहीं आ पाएगी। बिना फिगर के फिजिक्स कुछ बनती ही नहीं है। तो दिस इज v1, दिस इज v2। हमारा जो डिस्टेंस हो गया वो ये हो गया, इसको मैंने x1 नाम दे दिया, इसको x2 नाम दे दिया। तो मुझे x1 प्लस x2 चाहिए, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, ठीक है? द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स व्हेन देयर वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर विल बी नियरेस्ट टू। अच्छा जी, तो करते हैं इसको, ठीक है? यहां पर अगर हम वेलोसिटी देखें, इसकी v1 और इसकी v2, ठीक है? सो मुझे बताओ, इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और एक वर्टिकल, इसके पास भी एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल। चलो तो दोनों पार्टिकल्स के लिए अलग अलग देखते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं सेकंड पार्टिकल, दिस इज फर्स्ट, तो दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट। सो लेट आफ्टर t टाइम, after t seconds, their velocities are perpendicular to each other. Their velocities are perpendicular to each other. ठीक है? So velocity of the first ball
in vector form after t seconds, बताओ जरा कैसे क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर t सेकेंड्स। इसकी होगी अलोंग vx 3i कैप प्लस gt j कैप। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इसकी जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होने वाली है वो तो सेम ही होगी हमेशा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, जिसके कारण इसके पास जो vy डैश वेलोसिटी होगी, जिसको मैं vy1 नाम दे रहा हूं, ये वेलोसिटी कितनी होगी इसके पास माइनस, या फिर मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो g इंटू टी। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 3i कैप माइनस gt j कैप, ये माइनस साइन किसका है, माइनस j कैप का, तो या तो ऐसे लिख लो प्लस gt माइनस का j कैप। ये हो गई फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी इन द वेक्टर फॉर्म। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है, आफ्टर t सेकेंड्स, तो जिसको मैंने नाम दे दिया v2 वेक्टर। बताओ जरा क्या लिख दूं, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी लिखूं, 4 माइनस आई कैप। हाँ 4 माइनस आई कैप, वेरी नाइस। और ये बनेगा gt ठीक है माइनस जे कैप, बिल्कुल सही है। तो 4 माइनस आई कैप प्लस gt इंटू माइनस जे कैप, ये आ गई वेलोसिटी। सो आफ्टर t टाइम इफ v1 परपेंडिकुलर टू v2, देन क्या करते हैं v1 डॉट v2 इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो 0 कर दो, ठीक है भाई। डॉट प्रोडक्ट 0 करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा। तो देखो 3i कैप माइनस प्लस gt इंटू माइनस जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट 4 इंटू माइनस आई कैप प्लस gt इंटू माइनस जे कैप इक्वल टू 0। यहां से अगर हम देखें तो ये बनेगा -12 और ये बनेंगे प्लस का g स्क्वायर टी स्क्वायर और इक्वल टू 0। सोच लो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। यहां से हमारे पास टाइम आ गया, और टाइम कितना आ गया हमारे पास, √12/g, √12 क्या ब्लर हो गई स्क्रीन, सभी बताओ जरा। नो सर सही है। नहीं सही है। अर्जित कनेक्शन चेक करो। चलो तो हमारे पास टाइम आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। ये x1 कितना होगा, यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 3, हमेशा 3 से ही चल रहा है, कितने टाइम तक, t टाइम तक। तो स्पीड इंटू टाइम दैट इज x1, और x2 अगर निकालना है तो इसकी स्पीड और इसका टाइम। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा, x1 प्लस x2 का, यानी कितना हो गया 40 प्लस 3t 70, और टाइम की वैल्यू दे रखी है, रख देना आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो टोटल सेपरेशन जो आएगा x1 प्लस x2 इसके बराबर, दैट इज 3t प्लस 4t, दैट इज 70। तो 7 इंटू टाइम कितना है, √12/g। इसको सॉल्व कर लेना और नियरेस्ट आंसर रख देना। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 119। किए हैं, किसी ने 119 किया है? यस सर। किसने किया है, नाम बताओ। सर आर्यन प्रखर। आर्यन प्रखर, वेरी नाइस। आर्यन प्रखर बताओ जरा कैसे किया क्वेश्चन नंबर 119। सर पहले फिगर बना लिया, उसमें फिर जो tan अल्फा है तो उसमें एक परपेंडिकुलर खींच के tan अल्फा की वैल्यू निकाल ली। बहुत बढ़िया।
शाबाश, फिर tan बीटा की वैल्यू निकाल ली, और फिर tan थीटा की वैल्यू रेंज के फॉर्मूला से निकाल ली, इक्वेट करने पे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। चलो देखो जरा सभी लोग, अ पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्रायंगल फ्रॉम वन साइड ऑफ फ्रॉम द वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेस एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अनदर एंड ऑफ द बेस। ओके, अल्फा बीटा बी द बेस एंगल। तो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, कुछ भी एक ट्रायंगल बना लिया हमने, मान लो ये ट्रायंगल है हमारा, इसकी हाइट कितनी है h, एंड दिस इज अ वर्टेक्स। तो एक बॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल होते हुए ऐसे जा रही है, इसके वर्टेक्स से होते हुए जा रही है और ऐसे गिर रही है। माइक ऑफ कर लो जिसका माइक ऑन है। तो ये बन गया हमारा एक फिगर जिसमें बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रही है और इस h हाइट से ये वर्टेक्स से होते हुए जा रही है, ठीक है, और ये इस तरीके से गिर रही है ऐसे। कितने लोगों ने इस h हाइट को h मैक्सिमम ले लिया? वो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। अब देखो इन्होंने जो बेस एंगल्स दिए हैं, बेस एंगल, जो ट्रायंगल के बेस एंगल्स दिए हैं वो अल्फा ले लिया, यहां बीटा, ठीक है, और जो प्रोजेक्टाइल मोशन का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल से, वो लिया है थीटा। तो अब जरा देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन बन चुका है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो वर्टेक्स है, ये वाला जो वर्टेक्स है, इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो चलो ये कोऑर्डिनेट मैंने ए ले लिया और ये साइड मैंने बी ले ली। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? ए कॉमा एच, ए कॉमा एच, एंड ए कॉमा एच इज द कोऑर्डिनेट which satisfies which is on the trajectory of the projectile। प्रोजेक्टाइल की कहां पर है? वो ट्रेजेक्टरी पर लाई कर रहा है। इसका मतलब है ए कॉमा एच शुड सेटिस्फाई द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। किसी ने मेरे से पूछा था कि सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज कहां आएगा, तो देखो अब आ गया। ये ए कॉमा एच जो पॉइंट है वो इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो उस पर ही लाई कर रहा है। तो अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी देखूं, बाय द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या इक्वेशन होती है? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रेंज, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा रहा हूं, तो फॉर ए कॉमा एच y कितना हो गया? y हो गया h, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? a, टेन थीटा इंटू 1 माइनस x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? a। रेंज बता सकते हो? रेंज किसके फॉर्म में लिख सकते हैं हम? यहां रेंज a प्लस b, तो ये रेंज हो गई a प्लस b। अब हाँ बिल्कुल सही है। अब जरा देखो ध्यान से, फॉर ए एंड बी, फॉर ए एंड बी हम क्या करेंगे? ट्रायंगल्स देखेंगे। एक ये वाला ट्रायंगल देखूंगा मैं, दिस इज अल्फा, दिस इज ए। तो यहां से अगर हम देखें तो टेन अल्फा किसके बराबर आ गया? एच अपॉन ए के बराबर, एच अपॉन ए के बराबर। तो ए कितना आ गया यहां से? एच कॉट अल्फा, एच कॉट अल्फा, या एच अपॉन टेन अल्फा लिख लो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें अभी फॉर्मूले याद नहीं हुए, वैसे याद हो जाने चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम बी वाले के लिए देखें, तो दिस इज बी, दिस इज एच एंड दिस इज बीटा। तो बी कितना आ जाएगा यहां से? एच अपॉन टेन बीटा, बी आ गया एच अपॉन टेन बीटा। तो ये दो ट्रायंगल्स की मदद से हमने बी और ए की वैल्यूज निकाल दी। किसके फॉर्म में? जो हमें गिवन पैरामीटर्स हैं,
ठीक है, तो फॉर ए एंड बी ये निकाल दिया हमने। तो अब मैं ए और बी को किस में पुट कर दूं? इक्वेशन 1 में। सो अब मैं पुट करूंगा, पुट द ए एंड बी इन इक्वेशन 1। चलो पहले ये नोट कर लो जल्दी से, टाइम दे रहा हूं 20 सेकेंड। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर हाँ बोलो। सर वो कोऑर्डिनेट पे जो सर ट्रोजेक्ट्री कोऑर्डिनेट पे बी कॉमा एच भी तो हो सकता था ना? ओरिजिन कहाँ से लेते हैं हम? ओके सर। ओरिजिन ये होता है। लिख लिया हो तो जल्दी से मुझे डन करके भेजो। ठीक है, और माइक ऑफ रखना अगर जरूरत ना पड़े तो। ठीक है, अब ए और बी की जो वैल्यूज हमने निकाली है वो मैं इसमें पुट करने जा रहा हूं। सो हमारे पास क्या बनेगा? एच इक्वल टू ए की जगह क्या रख दूं मैं? एच अपॉन टेन अल्फा। यहां बनेगा दिस इज टेन थीटा। 1 माइनस ए की जगह क्या रख दिया? एच अपॉन टेन अल्फा डिवाइड बाई ए प्लस बी, दैट इज एच अपॉन टेन अल्फा प्लस एच अपॉन टेन बीटा। ये आ गया। तो यहां से सॉल्व कर दो। देखो एच एच, चलो, और यहां से ये एच कैंसिल हो गया। तो 1 इक्वल टू टेन थीटा अपॉन टेन अल्फा। 1 माइनस, इसको सॉल्व करो तो देखो क्या बनेगा? 1 अपॉन टेन अल्फा, यहां बनेगा टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो टेन अल्फा इधर गया, इक्वल टू में क्या बना? टेन थीटा। 1 माइनस टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल, 1 माइनस टेन बीटा ऊपर ऊपर पहुंच गया और नीचे बचा टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। यहां से टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा। 1 माइनस, चलो टेन बीटा से टेन बीटा चले जाएगा, बचेगा क्या? टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल, और इसको मैं यहां ले जा रहा हूं। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू क्या बन गया? टेन थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर। मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए, वरना फिजिक्स के कंसेप्ट लगाने के बावजूद भी आंसर तक नहीं पहुंचे तो फिजिक्स भी बर्बाद, मैथ्स भी बर्बाद। इसलिए ये छोटी मोटी चीजें जो है ना, ये फ्रैक्शन सॉल्व करना, एलसीएम लेना, ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। यू आर जेई स्टूडेंट्स, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट वाले स्टूडेंट नहीं हो, पहले भी आपसे ही माइंड क्लियर कर लेना। ठीक है, अगर तुम इन्हीं में ही उलझ रहे हो कि यार ये कैसे कट गया, तो बहुत पीछे जा रहे हो। इसलिए ये सब चीजें क्लियर रखना है अपने दिमाग में। फिर भी अगर ना आए कभी तो बता देना, कभी ऐसे मत बढ़ना कि चलो ये हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखो सारी चीजों। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो मुझे कराने थे प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है, और अब हम जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे एक थोड़ा सा नया टॉपिक, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। सो रिलेटिव मोशन अभी तक हमने सिर्फ वन डायमेंशन में देखा था, अब हम टू डायमेंशन में भी देखेंगे रिलेटिव मोशन। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद जो तुम्हारी शीट है उसमें रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस हैं, और वो भी टू डायमेंशनल के। तो ये हम बहुत ही सिंपल सा है। आप क्या करोगे? फॉर द स्टडी ऑफ द रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है,
स्टेप्स क्या है? स्टेप्स बहुत ही सिंपल से, अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव पोजीशन, ठीक है, या रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सारे जो फॉर्मूले हैं इनको किस में अप्लाई करना है आपको? इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म। बस यही एक सिंगल स्टेप है इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि तुम्हें क्लियर होगा। तो सभी ने शीट निकाल रखी है अभी? ओके, तो शीट से ही हम पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्वेश्चन 127। चलो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन 127। रिलेटिव पोजीशन का फॉर्मूला तो पता है ना, नहीं तो भूल गए हो? क्या आता है? जैसे मुझे लग रहा है कि तुम भूल गए हो, एक बार देख लो जल्दी से। रिलेटिव पोजीशन, मान लो मुझे निकालना है x1 2, तो ये क्या लिखा है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्या आता है ये? x2 माइनस, सॉरी x1 माइनस x2, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में तुम वैसे r लिखते हो तो r लिख लो, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी पूछ ली जाए ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? v1 2 वेक्टर, दैट इज v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। इसी तरीके से रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, एक्सेलरेशन दैट इज a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर। ये लिखना चाहो जल्दी से लिख लो इसको। और यही फॉर्मूले लगाने तुम्हें 2 डायमेंशनल में, बस वेक्टर जो आएंगे अब वो आई कैप जे कैप ना होते हुए कंबाइंड आएंगे, आई प्लस जे प्लस के, इस तरीके। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 127, मैं आपको करके बताता हूं, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन नंबर 127 देखो जरा क्या दिया हुआ है। हाँ चलो लिख लो, एक तो लिख लो आराम से, कुछ पूछना है तो पूछ सकते, ठीक है। डायरेक्शंस का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटीज में क्वेश्चन डायरेक्शन के बेसिस पे पूछते हैं। तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक शिप है, मान लो एक शिप है कोई, ठीक है, वो जा रही है किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट, अच्छा ईस्ट की तरफ जा रही है, शिप इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट। चलो तो ये गई ईस्ट की तरफ, दिस इज अवर ईस्ट। और कितनी वेलोसिटी से जा रही है ये? इसकी जो वेलोसिटी दी है शिप की इस डायरेक्शन में, वो दी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक भाई। और एक दूसरी शिप है, वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ध्यान से देखो, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। जो दूसरी शिप है वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, नॉर्थ की 30 डिग्री, नॉर्थ के 30 डिग्री इस तरफ है वो शिप, ऐसे ऐसे जा रही है वो शिप इस तरफ, ऐसे में, ठीक है। ये फर्स्ट शिप हो गई, और ये दूसरी शिप है जो 30 डिग्री किस साइड जा रही है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जाने दो, ये फर्स्ट शिप है, ये सेकंड शिप है, ओके। उसने पूछा स्पीड ऑफ द सेकंड शिप, जो स्पीड है सेकंड शिप की विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट शिप,
वो कितनी है? अच्छा नहीं 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 नहीं, एक मिनट। हाँ जरा देखो, उसने क्या बोला कि जो सेकंड शिप है इज सीन टू गो, इज सीन टू बी गोइंग टुवर्ड्स, इज सीन टू बी गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट शिप। चेक करो जरा क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ के देखो। दिस इज द हिडन इंफॉर्मेशन। ये दोनों चीजें मैंने अभी इंफॉर्मेशन से ही निकाली हैं। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड दिस इज द सेकेंड इंफॉर्मेशन। इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज का बहुत फेरबदल होता है, इसलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखना कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। देखो इसने साफ साफ बोला है कि एक शिप ईस्ट की तरफ जा रही है, तो उसको मैंने फर्स्ट शिप नाम दे दिया, और एक दूसरी शिप है जो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ जा रही है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन उसने ये भी दी है कि जो सेकेंड शिप है वो टुवर्ड्स नॉर्थ जाते हुए दिख रही है, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट शिप। इसका मतलब है कि अगर मैं द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकेंड शिप विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, अगर मैं ये निकालता हूं, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेकेंड शिप विथ रिस्पेक्ट टू वन should have only the component along north direction, सोच लो जरा, यही उसने बोला है क्वेश्चन में कि सिर्फ और सिर्फ शिप वन के रिस्पेक्ट में वो कहां जाती हुई दिख रही है? अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ठीक है भाई, मान लो कि नॉर्थ डायरेक्शन में तुमने वेक्टर ले लिया जे कैप, अलोंग ईस्ट डायरेक्शन में तुमने वेक्टर ले लिया आई कैप। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, अगर हम v21 लिख रहे हैं तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेकेंड शिप माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट शिप, तो मैं वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट स्टेप में। तो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट शिप हम कितना लिख दें और सेकेंड शिप कितना लिखें? वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड शिप अगर हम देख रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो दिस इज अवर सेकेंड शिप, ठीक है, जिसकी यहां ये 30 डिग्री है, दिस इज एंगल 30 डिग्री। सो अलोंग एक्स डायरेक्शन सेकेंड शिप की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? मान लो कि ये v किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो यहां कितनी हो जाएगी? v cos 60 डिग्री आई कैप, v cos 60 आई कैप, और इस तरफ हो जाएगी कितनी? v cos 30 j कैप। सो हम लिखेंगे v cos 60 आई कैप प्लस v cos 30 j कैप। वेक्टर फॉर्म में लिख लिया सेकंड शिप की वेलोसिटी माइनस फर्स्ट शिप की जो वेलोसिटी है वो तो सिर्फ कितनी हो जाएगी? जो v1 है वो हो जाएगी 10 आई कैप। समझ रहे? दिस इज v2। सो ये कितना लिख दूं मैं? सिंपल 10 आई कैप। तो यहां से अगर हम देखें तो आई कैप वाले अलग कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा v/2 और यहां से आ जाएगा -10 एंड दिस शुड बी द आई कैप प्लस ये क्या बनेगा? √3 v/2 और ये बनेगा j कैप। तो अब हमने इंफॉर्मेशन जो निकाली थी उसके अकॉर्डिंग इसके पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए? अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? ओनली j कैप। सो यहां पर आई कैप शुड भी क्या होना चाहिए? 0। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन the component along I cap should be 0। तो यहां से अगर हम देखें तो v/2 माइनस 10 शुड बी इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड आ गई कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है? दिस इज द सेकेंड शिप एंड दिस इज द फर्स्ट शिप।
एक क्वेश्चन मैंने इस तरीके से करके बताया है तुमको, ठीक है, जिससे कि तुम फील ले सको। और अब मैं इसका तुम्हें थोड़ा सा सिंपल और लॉजिकल तरीका बताता हूँ। सर हाँ बोलो। सर हम इसे कुछ इस तरीके से नहीं कर सकते थे, जैसे कि ई की तरफ तो 10 आई कैप हो गया, और हाँ। सर जे कैप वाले को लो लें उस साइड तो हमारा वी कॉस 60 जे कैप हो जाएगा। वी कॉस 60 जे कैप क्यों हो जाएगा? आई कैप होगा ना। सॉरी, वी कॉस 30 जे कैप। हाँ बिल्कुल। और सर नीचे वाला हमें गिवन था 10 आई कैप। हाँ तो राइट एंगल की हेल्प से किसी तरीके से कर नहीं सकते? अरे वो फर्स्ट शिफ्ट की है, वो सेकंड शिफ्ट की है, तो दोनों का कंबाइंड क्या कर रहे हो? अच्छा सर ये फर्स्ट शिप है, ये सेकंड शिप है। सर हाँ बोलो। सर जैसे आपने सर दोनों वेलोसिटी लिए सर, मतलब जे कैप के अलोंग भी लिए और आई कैप के अलोंग भी लिए। हाँ और फिर बिल्कुल। लास्ट में उसको हटा दिया सर, क्योंकि आई कैप के इसको अलोंग हटा दिया हाँ सर, क्योंकि आई कैप के अलोंग क्यों हटाइए बताओ? क्योंकि सर क्वेश्चन में दिया था कि अलोंग जे कैप ही जा रही है, बिल्कुल अलोंग जे कैप ही जा रही है। तो बिल्कुल सर सही है। ये जरूरी है कि हम हर बार क्वेश्चन में सब मतलब दोनों बिना वेलोसिटी ले क्वेश्चन आए के तो लास्ट कुछ में। होगा ही नहीं। बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना होगा हमें, सारी चीजें समझ रहे हो? चलो सर। हाँ बोलो। वो सर जो आपने वो जे एक्सिस का कंपोनेंट निकाला है, हाँ सर वो वी कॉस क्यों आया है? बोलो। वी साइन वी आना कॉस क्यों है? यस यार सर। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक्सिस से अगर 30 डिग्री बना रहा है और यहाँ एक्सिस से 60, तो एक्सिस से अगर तुम एंगल लिख रहे हो, ये एंगल किससे होता है? एक्सिस से, तो हमेशा कॉस लेना। हाँ सर। ओके सर, ओके सर, ओके सर। हाँ बोलो। सर अगर इस क्वेश्चन में वो अगर नहीं कहता कि वो वाई कैप के अलोंग नहीं है, तो फिर वो कैसे करते क्वेश्चन को? मैग्नीट्यूड देता क्या? फिर तो क्वेश्चन बनता ही नहीं, फिर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, तो फिर हम कैसे निकालते हैं इसकी? रिलेटिव वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड देता सर वो? हाँ बिल्कुल, बस मैग्नीट्यूड दे देता तो उससे कर लेते। कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और उससे कुछ सीखेंगे। क्वेश्चन करते हैं हम 131, क्वेश्चन 131। तो अ कार इज गोइंग ईस्टवर्ड विथ अ वेलोसिटी, ईस्टवर्ड जा रही है कार विथ अ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कार। कौन सी डायरेक्शन है ये? ईस्ट डायरेक्शन। To the passenger in the car, a train appears to be moving northward. ट्रेन जो है, ठीक है, इस कार के रिस्पेक्ट में, कार के अंदर जो आदमी बैठा है, ठीक है, इस कार के रिस्पेक्ट में जो आदमी बैठा है अंदर, उसके रिस्पेक्ट में जो ट्रेन है, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेंजर इन द कार, वो कहां दिख रही है? वो दिख रही है टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार इज टुवर्ड्स नॉर्थ। या लो, तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन with respect to the passenger in a car is equal to, किसकी तरफ है? towards north, यानी 15 मीटर पर सेकेंड है towards north। ओके चलो कोई बात नहीं, ये ले ली हमने सेकंड इंफॉर्मेशन। तो ईस्ट ये है, नॉर्थ डायरेक्शन ये है, ठीक है, दिस इज अ नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसको जो ट्रेन दिख रही है वो नॉर्थ में जाते हुए दिख रही है। क्लियर? तो मान लेते हैं, लेट, अब जरा देखो हमें निकालना क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन निकालनी है, तो कैसे करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द कार, ठीक है, या फिर पैसेंजर। इसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द कार लिखेंगे। बहुत ही सिंपल सा,
क्या क्या दिया गया है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार, अगर मैं इसको जे कैप मान लूं, दिस इज अवर आई कैप, तो वेलोसिटी ऑफ द कार कितनी दी हुई है, दिस इज 8 आई कैप, एंड वेलोसिटी ऑफ ये किसकी तरफ दिया हुआ है, टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी प्लस जे कैप। तो इसको लिख सकता हूं मैं 15 जे कैप, ये दिया हुआ है मुझे। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन नहीं पता तो मैंने लिख लिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है, 8 आई कैप। सो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई यहां से सॉल्व करके, 8 आई कैप प्लस 15 जे कैप, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो अगर हमसे एक्चुअल स्पीड पूछी है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर हम निकालें, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो यहां से कितनी आएगी, यहां से कितनी आएगी, 8 का स्क्वायर दैट इज 64, एंड ये 225। 225 और 64 कितना हो गया भाई, 5 एक मिनट, 225 और 64, 5 और 4 9, 289, और 289 किसका रूट है, 17 मीटर पर सेकेंड। सो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ ना, इसका डायग्राम, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जो जा रही है, ये जे कैप है, ये आई कैप है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन किस तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, 8 आई कैप प्लस 15 जे कैप। इसकी जो वेलोसिटी है ट्रेन की, वो जे कैप में कितनी है 15, और आई कैप में कितनी है 8। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, देख लो जरा, कुछ भी नहीं है। किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज आप, लेकिन क्लास में डाउट्स लेकर मत बैठना, ना ही घर जाना डाउट्स लेकर। घर में तो हो ही, खैर घर तो जाना ही नहीं है तुम्हें, अच्छी बात है ये, लेकिन कोई डाउट नहीं रखना दिमाग में। आप अलग से कॉल करके या फिर मुझे व्हाट्सएप करके अलग से भी पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई डाउट मत रखना। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ ना कुछ हमेशा दिमाग में फालतू की कंफ्यूजन रखो। चलो, हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, आधा घंटा है, तो ठीक है। अब जरा देखो, बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट, क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो? यस सर, 5:50 तक क्लास इधर आ 5 मिनट सर। अच्छा चलो, तो ये हेडिंग तो डाल लो जरा, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज द हेडिंग। सो इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, इन दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, sometimes following informations are given, sometimes following informations are given। कौन कौन सी, लाइक वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दे दी जाती है, ठीक है। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ द मैन जो अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, होल्डिंग अम्ब्रेला, ठीक है, ये दे दिया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तीसरी इंफॉर्मेशन कई बार ये दे दी जाती है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, ये दे दी जाती है जो अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन में कुछ भी दिया जा सकता है, 2 इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, तीसरी पूछ ली जाएगी, समझ रहे हो, कुछ भी। और कई बार एंगल्स दिए जाते हैं, एंगल्स ऑफ अबव वेलोसिटीज, एंगल्स ऑफ द अबव वेलोसिटीज। इन ये जो वेलोसिटीज है रेन की या रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की, इनकी वेलोसिटीज के एंगल्स दे दिए जाते हैं, समझ रहे हो, किससे, विथ हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एक्सिस से, विथ हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल से,
ठीक है। सो 3 इंफॉर्मेशन दे दी जाएंगी, चौथी पूछे लेंगे। तो इन इंफॉर्मेशन की मदद से हम ये जानते हैं, नाउ फॉर कंबाइनिंग द अबव इंफॉर्मेशन we make a triangle of the vectors. We make the triangle of the velocity vectors, या above velocities vector, above velocity vectors with the equation velocity of the rain with respect to man. ये क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम यहां से देखेंगे, अगर वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालूं तो ये कैसे निकाल सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इस वेक्टर में क्या जोड़ दूं? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जोड़ दूं। तो ये देखो, एक ट्रायंगल लॉ जो हमने पढ़ी थी वेक्टर एडिशन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कई बार क्या होता है कि सपोज हमें वेलोसिटी ऑफ रेन दे दी है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये बादल है, यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे जाते हुए दिख रही है। तो इसमें मैं क्या जोड़ दूं? इसमें मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जोड़ दूं। तो सपोज करो मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में, तो मेरे पास जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनेगी वो इस डायरेक्शन में बन जाएगी ऑटोमेटिक। और ये थीटा है। ये थीटा कई बार क्या होता है? गिवन होता है कि वर्टिकल से कितना एंगल बन रहा है। तो ये हमने सपोज कर लिया कि अगर हमें कोई ट्रायंगल ये वाला बनता हुआ दिख रहा है तो हम ये सारी इंफॉर्मेशन को इस ट्रायंगल से कंबाइन कर सकते हैं। देखो जरा कैसे कंबाइन करोगे? अगर तुम्हें रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दिया, यानी ये साइड दे दी, ये एंगल दे दिया और ये वाली साइड दे दी, तो तुम ये वाली साइड निकाल सकते हो। ये साइड जैसे ही निकालोगे क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कभी आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे और एंगल दे देंगे, फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा, तो पाइथागोरस की मदद से या ट्रिग्नोमेट्री की मदद से वो निकाल दोगे। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन ये थीम है। हाँ बोलो। जी सर, आपने ये बनाया ना ट्रायंगल, इसको रिपीट कर देना प्लीज सर एक बार। देखो ये वेक्टर की मदद से बनाया है कि अगर हम रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें तो इन दोनों वेक्टर को जोड़कर बन रहा है। तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो कैसे बन रहा है? रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि हमने इस डायरेक्शन में मानी है, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड ये देखो ये निगेटिव में आएगा क्योंकि इसका ऑर्डर अपोजिट हो गया है, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? ओके सर। तो इस ट्रायंगल की मदद से तुमसे जो चीज पूछी जाए, इन चारों में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, वो तुम निकाल सकते हो। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इनके क्वेश्चन। सर स्विमिंग वाला भी ऐसे होता है, उसका तो अलग मेथड होता है? स्विमिंग वाले के लिए भी बताऊंगा, यही है स्विमिंग वाला भी, कुछ भी नहीं ज्यादा। ठीक है। हाँ तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। और होमवर्क सुन लो। होमवर्क क्या है? होमवर्क है तुम्हारी शीट का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो शीट का प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस एफसीवी का 1 डायमेंशन प्लस प्रोजेक्टाइल दिस इज योर होमवर्क। ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी अभी छोड़ देना, एससीवी की प्रोजेक्टाइल मोशन तक कर सकते हो। चलो थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़ो, और कोई दिक्कत आए, सजेशन हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो बता सकते हो। ठीक है। थैंक यू।